चक्राता में पर्यटकों की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि देहरादून से 5 युवाओं का एक दल लोखंडी घूमने के लिए पहुंचा था, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। जब इनकी गाड़ी लोखंडी पहुंची तो ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी बर्फ की वजह से फिसल गई, खाई में गिर गई। इस घटना में एक लड़के की जान चली गई है जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चारों घायलों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला, हॉस्पिटल लेकर गए। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के पास रोड की दोनों तरफ से मलबा हटाने का काम जारी है। बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होने की वजह से नंदप्रयाग स्लाइड के पास भारी मात्रा में मलबा रोड पर आ गया था, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। और ऐसे में नंदप्रयाग से लेकर चमोली तक जो सड़क मार्ग डायवर्ट किया गया था, वो रोड चौड़ी न होने की वजह से वहां पर जाम लग रहा है। उधर लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग काफी हद तक ठीक हो चुका है और ऐसे में इसे खोल देना चाहिए आम लोगों के लिए। यहाँ पर अच्छा चौड़ा कर देते, ये अच्छी 2-3 मशीनें और लगाते, जल्दी से ये मलबा उठ जाता। लेकिन आप फिजिकली आप भी देख रहे होंगे कि एक मशीन लगी है और 2 ही लोडर लगे हैं इनके। और अगर इस स्पीड से काम होगा तो मेरे को लग रहा है कि ये इनको और परमिशन लेनी पड़ेगी, पब्लिक और परेशान रहेगी। जैसा दिख भी रहा है कि डाइवर्ट रूट हो रखा है और वहाँ वो दूसरी साइड से घंटों का जाम लग रहा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल रात निधन हुआ था। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर पहले रुड़की पहुंचे, जहां नगला इमरती इलाके में आभार सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। रुड़की में मौजूदगी है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जहां पर वो जन मिलन कार्यक्रम में शिरकत होते नजर आ रहे हैं। मंच पर आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं और स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की ओर से। शहर का सरताज कौन? जी हां, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एक और कदम आगे बढ़ चुका है। आज नॉमिनेशन फाइल करने की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में सुबह से ही हलचल दिखी। खास बात यह कि कोई खुद के लिए नॉमिनेशन पत्र लेने पहुंच रहा है तो कोई भाभी और बच्चों के लिए। फाइनल हो गया टिकट भाई। उत्तराखंड में मौजूद 107 नगर निकायों में से 100 नगर निकायों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम और उत्तराखंड के दूसरे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में भी ये नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है और तहसील में कुछ लोग अपने नामांकन पत्र लेने के लिए हाजिर भी होने लगे हैं और हलचल यहाँ दिखने लगी। आप पीछे देखिए, आपको लोगों के चेहरे नजर आएंगे। वैसे तो तहसील में आम दिनों में भी हलचल रहती है, लेकिन ये हलचल विशेष है क्योंकि ये चुनावों से जुड़ी है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। नेत्र बल्लभ जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, कितना जोश है? काफी जोश है। मैं वार्ड 49 से उम्मीदवार हूँ। और पहले भी तो चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, पहले नहीं लड़ा। अच्छा, पहले नहीं लड़ा। पहले निर्विरोध उप प्रधान था वहीं का। अच्छा जी, ठीक। आप क्या कहेंगे मोहन साहब? मैं वार्ड नंबर 26 से उम्मीदवार हूँ। मैंने चालान जमा करा है और जो है नामांकन पत्र खरीदने के लिए आया। अच्छा, चालान जमा किया? कितने रुपए का चालान जमा? ये 200 रुपये का चालान। और इसके बाद
उसके बाद नामांकन फीस जमा होगी, नामांकन पत्र की फीस जमा होगी। ठीक है, रिव्यू फीस। ये बताइए हेमंत भाई, आप तो, आपकी पत्नी भी तैयारी कर रही थी, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो टिकट मतलब ये नामांकन पत्र लेने के लिए किसके लिए आए हैं आप? ये पत्नी प्रीति आर्या जी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सेवा ही संकल्प के भाव के साथ। वार्ड नंबर 12 से उनको पार्षद का चुनाव लड़ा रहे और निश्चित तौर पर जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए निरंतर हमने प्रयास किया। अगर पार्षद बनेंगे और हमारी पत्नी पार्षद बनेंगे तो निश्चित तौर पर उस काम को और गति देने का काम कितना करेंगे। खर्चा आ रहा है? खर्चा जो भी आएगा, हमारे पास तो बहुत कम बजट है और मामूली खर्चे में आमजन के सहयोग से, पत्रकार साथियों के सहयोग से, प्रशासनिक लोगों के सबके सहयोग से, जो सबका सहयोग मिलेगा उसी चंदे से। चंदन मेहता जी भी हैं, इनकी इच्छा भी है पार्षद बनने की, पहली बार युवा है बिल्कुल। चंदन भाई, इच्छा हो रही है इसलिए पहुंचे हुए? जी जी भाई साहब, बहुत इच्छा है। एक्चुअली मेरा काम फील्ड का है, मैं एक टेंट व्यवसायी हूँ, हर परिवार से जुड़ा हूँ अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में। तो अब चाह रहा हूँ कि कुछ सेवा भाव के साथ काम करूँ। जो हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, सड़क है, लाइटें नहीं जल पाती हैं, इस चीज के लिए पब्लिक के बीच में आके। ठीक है, ये चंदन भाई हैं और ये टेंट के व्यवसायी हैं। नेत्र बल्लभ जोशी जी जो हैं वो बिजली के व्यवसायी हैं। आप मिस्त्री हैं और आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये पत्नी के लिए टिकट लेने के लिए आए। ये देखिए इस तरीके से, यानी पति सक्रिय हैं अपनी पत्नी के लिए टिकट लेने के लिए। यही वजह है कि सुबह सुबह यानी पहले ही घंटे में नामांकन पत्र लेने के लिए पहुंच चुके हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। देहरादून में भी आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 27 दिसंबर से लेकर यानी कि आज से 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। आज सुबह 10 बजे से नामांकन शुरू हो चुके हैं। खास बात यह है कि प्रत्याशी रविवार की छुट्टी के दिन भी नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। दावेदार 2 जनवरी की शाम 4 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 100 नगर निकाय में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने 23 जनवरी को वोटिंग की तारीख मुकर्रर की है, जबकि 25 जनवरी को चुनाव परिणाम आएंगे। सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देहरादून में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? नामांकन पत्रों की खरीद तो शुरू ही हो गई होगी, भले ही लिस्ट ना आई हो। बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि जो निकाय है एक छोटी छोटी इकाइयां होती हैं और खासकर अगर मैं देहरादून राजधानी का जो सबसे बड़ा नगर निगम है पॉपुलेशन के हिसाब से भी और वार्ड के हिसाब से भी, यहाँ पे करीब 100 वार्ड हैं, तो 100 वार्डों से 100 पार्षद आप लगाइए कि चुनकर जाने हैं, तो इनके लिए बड़ी संख्या में करीब 2000 के आसपास लोग अभी तक दावेदारी यहाँ पर जता रहे हैं। बड़ी संख्या में निर्दलीय हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी टिकट फाइनल नहीं किए हैं, क्योंकि वार्डों पर भी पार्टियां अपना एकाधिकार रखती हैं, अपने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े करती हैं। तो पिछले 3-4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी में भी लगातार मंथन चल रहा है, तो कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है और अभी भी न तो बीजेपी ने और ना ही कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट फाइनल किए हैं, चाहे वो वार्ड की बात हो या फिर नगर पालिकाओं की बात हो, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष या नगर निगम अध्यक्षों की बात हो। तो अभी तक दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर नामांकन देरी पत्रों क्यों की हो जो रही खरीद है? आज सुबह तक उम्मीद थी कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी, अभी भी इंतजार चल ही रहा है। देखिए, आपने देखा कि कल देर रात तक बीजेपी की चुनाव समिति की मीटिंग चलती रही, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और यानी कि टॉप लीडरशिप करीब 22 बड़े नेता बीजेपी के कल 2 से 3 घंटे इस बात पर मंथन हुआ। लेकिन जो बात छनकर आ रही थी कि जो पैनल बनाया गया था नगर पंचायतों का और नगर पालिकाओं का और नगर निगमों का, उसमें बहुत से निकायों में नेताओं में आपस में असहमति थी। तो ये बात तय की गई कि आज उस पूरे जो डिस्प्यूट हैं, जो मामले हैं, उनको आज सुलझा लिया जाए। तो बीजेपी के दफ्तर में हम देखें, चाहे कांग्रेस के दफ्तर में देखें, तो आज भी लगातार हलचल है, लगातार मंथन चल रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है और कांग्रेस के सूत्र जो बताते हैं कि कल तक कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। यानी कि जो नामांकन पत्रों की खरीद का मामला है, कल के बाद और बड़े मेले टाइप स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी संख्या में लोग नॉमिनेशन कराने भी पहुंचेंगे, नामांकन पत्र खरीदने भी पहुंचेंगे। हालांकि आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी धन्यवाद सुनील इस बात की पूरी जानकारी देने के लिए कि देहरादून में किस तरह की हलचल है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है। 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ठंड की छुट्टियों और स्नोफॉल की संभावना ने उम्मीदवारों को अभी से ही टेंशन में डाल दिया है। आखिर क्यों, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बुलाए
निकाय चुनाव की उल्टी गिनती ने नैनीताल में उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। स्कूलों की छुट्टी में लोग शहर छोड़ रहे हैं, तो मतदान के दौरान हाईकोर्ट का शीतकालीन अवकाश वोटिंग कम होने की तरफ इशारा अभी से करने लगा है। इतना ही नहीं, इस दौरान बारिश, स्नोफॉल और कड़ाके की ठंड भी उम्मीदवारों के लिए टेंशन लेकर आने वाली है। अब इस सर्द मौसम में अपने वोटर्स को मतदान वाले इलाकों में ही रोकना उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। कई लोग अभी शहर से बाहर हैं और अभी न्यू ईयर के बाद उनके बाहर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ऐसे में मतदान का कम प्रतिशत होना तो प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। जो वोटर हैं वो तो उनकी संख्या कम तो हो ही जाएगी, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा मुझे लगता है वो अपने अपने वोटरों को बुलाने की कोशिश करेगा। टेंशन है कि वोट कम होगा? बिल्कुल टेंशन है कि वोट कम पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान को ऐसे वक्त रखा है जब नैनीताल शहर आधा खाली हो जाता है। 25,244 वोटर वाली नैनीताल पालिका में तो आधे वोट ही पड़ने के अनुमान है। तो वहीं पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और गढ़वाल में भी कई हिस्सों में स्नोफॉल और ठंड का सीधा असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ेगा। चिल्ला जाड़ा का जनवरी को कहते हैं, तो नैनीताल में तो ये बर्फबारी का, पूरे पहाड़ में बर्फबारी का मौसम है। अगर बर्फबारी दौरान हो गई तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा। अब कम से कम नैनीताल में तो चुनाव लड़ने से ज्यादा टेंशन अपने वोटर्स को रोकना साबित हो सकता है। चुनाव ऐसे मौसम में हो रहा है जब वोटिंग का अनुमान कम होने का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि यही फ्लोटिंग जनसंख्या कई लोगों के हार जीत का कारण भी बन सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल हो रहा है। वहीं रानी चौक में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। तस्वीरें स्नोफॉल की इस वक्त आपके सामने है। उत्तरकाशी में मौसम बदल गया है। इसमें रानी टॉप पे हम खड़े हैं और मौसम बदलने के साथ ही यहाँ पे हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से हल्की बर्फबारी के साथ जो पूरे जनपद का जो मौसम है वो पूरी तरह से बदल गया है। बादल आप देख सकते हो, कोहरा किस तरह से तेजी से फैल रहा है, जो दिखाता है कि मौसम ठंडा हो गया है और पूरी तरह से जो मौसम है शीतलहर की चपेट में है। और गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे राड़ी की हम बात करें, आप देख सकते हो कि किस तरह से बर्फबारी शुरू हो रखी है। हल्की बर्फबारी है और तेज बर्फबारी इसको कह सकते हैं, हल्की और शुरू हो गई है। मौसम के बदलने के साथ ही जो पर्यटक होते हैं उनके चेहरे भी खुल जाते हैं और नया साल भी आने वाला है। उससे पहले जिस तरह से मौसम बदला है तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो राड़ी टॉप में किस तरह से तेज हल्की बर्फबारी हो रही है। मौसम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हो। मौसम बदलने के साथ ही जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां बर्फबारी शुरू हो गई है और कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिन में बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखी जा सकती है, तो आप देख सकते हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है। इसमें अपडेट ये है, बड़ी अपडेट है कि गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, राड़ी टॉप की हम बात करें, तेज बर्फबारी आप देख सकते हो किस तरह से हो रही है और जिसकी सभी उम्मीद कर रहे थे कि मौसम बदले और बारिश और बर्फबारी जनपद में देखने को मिली, तो बड़ी अपडेट है कि बारिश और बर्फबारी जनपद में देखने को मिल रही है। बलबीर उन्मार, न्यूज 18, राड़ी टॉप, उत्तरकाशी। चक्राता में बीते 2 दिनों में जमकर बर्फबारी हुई और जिसके बाद ट्रैकिंग रूट मोइला टॉप का नजारा स्वर्ग से कम नहीं दिख रहा। बर्फबारी के बाद खूबसूरत बुग्याल अब घास की जगह हर तरफ बर्फ से ढके हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो यहां बर्फ की चादर सी बिछ गई हो। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचेंगे। मोइला टॉप की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुंदर सा ट्रैक जो कि लोखंडी में पड़ता है और जो यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही मनमोहक है। मज़ा आ गया। 16 लोगों का हमारा ग्रुप है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो। चमोली जिले में भी बीते 2 दिनों में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ ही बर्फ है। यहां गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। स्थानीय लोग भी सीमावर्ती इलाकों के लिए नहीं पहुंच पा रहे। साथ ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान पर जो काम चल रहा है वो बाधित हो रहा है। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नेशनल हाईवे को गाड़ियों के लिए खोला जाएगा, तब समस्या कम हो जाएगी।
पहाड़ों में बर्फबारी के बाद सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। चक्राता क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी हुई और स्नोफॉल की वजह से नेशनल हाईवे 707A भी बाधित हुआ। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी होने की वजह से वाहन फंस रहे हैं। नेशनल हाईवे को कड़ी मेहनत के बाद खोला गया है। अब टीम की ओर से मार्ग पर मिट्टी और चूना डालने का काम चल रहा है ताकि फिसलन कम की जा सके। दून विश्वविद्यालय का आज 5वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 398 ग्रेजुएट, 293 पोस्ट ग्रेजुएट, 25 पीएचडी स्टूडेंट्स को उपाधि प्रदान की। समारोह में विश्वविद्यालय के 37 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेखा डंगबाल, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पूर्व चेयरमैन पद्म भूषण प्रोफेसर पी बलराम भी मौजूद थे। इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की तारीफ की और कहा कि किसी भी देश की प्रगति उसकी मानव संपदा पर ही निर्भर करती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र जी ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गुरुवार को देहरादून राजभवन में चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण हुआ। जस्टिस ऋतु बाहरी के सेवानिवृत्त होने के बाद चीफ जस्टिस का पद उत्तराखंड में खाली था। आज हाईकोर्ट में समारोह के दौरान हाईकोर्ट के सभी जजों और अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र जी का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि लंबित मामलों की सुनवाई जल्द हो सके और कानून का पालन हो सके। Let us not have opinions in the public. Opinions are opinions in the courtroom. उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए हमारे चीफ जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र जी, जो आंध्र प्रदेश में सीनियर जज थे, कल उनका ओथ सेरेमनी देहरादून राजभवन में हुआ था। आज यहाँ फुल कोर्ट में उनका हमने बार की तरफ से स्वागत किया। ऋषिकेश के मुनि की रेती में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 18 वाहन सीज किए गए। साथ ही 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। तपोवन, कैलाश गेट, जानकी सेतु, रामझूला में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी ऋषिकेश आते हैं। जश्न में किसी तरह का परेशानी ना हो, किसी तरह खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस अभियान चला रही है। ये भी अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, लेकिन साथ ही इसमें जन सहयोग की भी अपेक्षा हमारी रहती है। पब्लिक की तरफ से जो अगर इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन ड्रग पेडलिंग कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, तो उसमें हम लोग और अधिक कार्रवाई कर सकते हैं। पहाड़ की पुरानी भवन शैली पर्यावरण के करीब तो थी ही, साथ ही ये भूकंप से भी निपटने में कारगर थी। बावजूद इसके पहाड़ अब सीमेंट के जंगलों में तब्दील हो चुका है और ऐसे में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान नई तकनीक पर काम कर रहा है, जो तकनीक आधुनिक भवन शैली को पुरानी शैली से जोड़ेगी। हिमालय के पुराने मकान मौसम के तांडव को पूरी तरह मात देने में कारगर है। यही वजह है कि पुरानी शैली के मकान जहां सर्दियों में गर्माहट का एहसास कराते हैं, वहीं गर्मियों का असर इन पर नहीं के बराबर होता है। यही नहीं, ये भवन भूकंप से भी निपटने में पूरी तरह कारगर है। उत्तराखंड में आज भी सदियों पुराने ऐसे मकान मौजूद हैं, जिनका बड़ा भूकंप भी बाल बाका नहीं कर पाया। ऐसे में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है, जो नई भवन शैली में पहाड़ की पुरानी शैली को जोड़ेगा। ऐसे भवनों का निर्माण हिमालयन क्षेत्र में कर सकते हैं, जो भूकंप विरोधी भी हों और जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी झेल सके। तो ये स्टडी हमारे ज्ञान को वर्धन करने में और मॉडर्न आज के ज़माने में ऐसे घरों को बनाने में बहुत मुख्य भूमिका निभा सकती है। पहाड़ों में 900 साल पुराने मकान अभी भी मौजूद हैं, जिनमें रहता भले ही कोई ना हो, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि शताब्दियों की आपदाओं को इन पुराने मकानों ने आसानी से झेला है। पुरानी भवन शैली हिमालय की विषम हालातों से भी निपटती रही, साथ ही ये पर्यावरण को भी खासा सुरक्षित रखती है। बावजूद इसके पहाड़ के 90% इलाकों में पुरानी शैली की जगह नई शैली के मकान बने हैं। बहुत पुराने मकान है, अभी तक उनमें कोई रहता भी नहीं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी लोकल जो हमारा वास्तुकला है, उसको जो आजकल हमारा भवन निर्माण हो रहा है, उनमें उसको इंजेक्ट करने की जरूरत है।
ये बात 100% सच है कि पहाड़ की पुरानी भवन शैली कई मायनों में फायदेमंद है। बावजूद इसके पूरी तरह इतिहास में लौट पाना भी आसान नहीं है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि नई भवन शैली में पुरानी भवन शैली के वे सभी तत्व शामिल किए जाएं, ताकि हिमालय में आने वाले आपदाओं में नुकसान कम से कम हो। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी के जौनपुर विकासखंड में 27 गांव की महिलाओं ने एक बदहाल संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। ये सभी महिलाएं खुशी सहकारिता समूह न्याय पंचायत खेड़ा से जुड़ी हैं। महिलाएं खुद ही श्रमदान कर रोड को ठीक कर रही हैं। ये रोड सालों से मरम्मत के अभाव में बदहाल हो रही थी। महिलाओं ने एक हफ्ते के अंदर ही 1 किलोमीटर तक का संपर्क मार्ग ठीक कर दिया। बंगसीर और ओडा रस्सियों का ये संपर्क मार्ग करीब 30 गांवों को आपस में जोड़ता है। नीचे वाली रोड में जाने का टाइम मतलब वेस्ट हो जाता मेरा। मैं वहाँ गाड़ी पे दूध छोड़ने नहीं जा पाती। अगर मैं यहाँ ही अपनी संपर्क मार्ग बनने से यही हमारा सीधा संपर्क मार्ग बन गया तो मैं अपने यहीं पे डेयरी का आजीविका खोल सकती हूँ। लोग ये जो संपर्क मार्ग बना रहे हैं कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़रूरत है और इस क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 गांव इससे जुड़े हुए हैं, जिस कारण हम लोगों की इसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे आना जाना, काफ़ी घना जंगल है, जंगली जानवरों का खतरा है। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत झील के सौंदर्यीकरण के साथ ही आसपास के क्षेत्रों को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। साथ ही विकास के भी कई काम किए जाएंगे, जिसके तहत फर्स्ट फेज में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रिंग रोड के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और अब भूमि अधिग्रहण का काम किया जाना है, जिसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा रिंग रोड, पैदल ट्रैक और साइकिल ट्रैक के लिए सर्वे किया गया, जबकि दूसरे फेज में ब्रिज, गार्डन और नए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किए जाने पर काम किया जाना है। जैसे इसे टोटल जो है अभी जो एग्जिस्टिंग रोड है 9 मीटर में है, 15 मीटर में और एक्वायर करा जाएगा। इसमें डबल लेन प्लस 1.8 मीटर का एक साइकिल ट्रैक होगा, 1.2 मीटर का पैदल ट्रैक और ड्रेन का प्रस्ताव है। तो इसी को हम जल्दी से डीपीआरपी गठन कर लेंगे और अभी जो है वर्तमान में इसका लैंड कंपनसेशन का प्रस्ताव गठित की जाए।